अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आप ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मामा, हमारी पैकिंग तो हो चुकी है सब, और वैसे भी कुछ रह गया तो क्या हुआ, फिर ले जाएंगे, हमारा ही घर है ना। हयात सोफे पर बैठते हुए बोली थी। हाँ ठीक है सरी। जोया, तुम सबका भी सब कुछ पैक कर है ना, कुछ रह तो नहीं गया, ज़रूरी हर चीज़ रख लेना। नौरीन इन दोनों को बोलते हुए अपना सामान ले आई और ड्राइवर को उठवा रही थी, जिसके बाद उनको यहाँ से निकलना था। मामा, फ्रिया के साथ कल से रब्ता नहीं हुआ, कल सुबह बात हुई, उसके बाद से फ़ोन नहीं किया, शादी में मसरूफ़ होगी, मेरी भी बात हुई थी, बोल रही थी कि मसरूफ़ है आजकल, शादी में एंजॉय कर रही है। नौरीन हया की तरफ देखकर बोली थी। मामा, अभी कुछ बताया नहीं उसे, आकर वो जल्दी आई तो फिर वो कैसे आएगी हमारे पास। हया कुछ सोचते हुए बोली थी। मैं बाहर चौकीदार को बोलकर जा रही हूँ और ड्रेस भी देकर जा रही हूँ, और वैसे भी साइदा यही है, चौकीदार की बीवी, तो उसे सब पता है। आप सब हो गई हैं तैयार? आदल के बोलने पर साबिर उनकी तरफ देखा था। जी अंकल, हम सब रेडी हैं। हम्म, तो सलाल के साथ जाएंगे हम, आप और मामा आ जाना। हया सलाल को देखकर बोली थी, जो कि आदल साहब के साथ आया था। हया के कहने पर जो जरताशा को गौर से देख रहा था, अब गुस्से से हया को घूर कर देखने लगा, जिसने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से सलाल को देखकर पाइट की तरह मुंह बनाकर उसे भी जला गई थी। ठीक है, फिर चलो निकलो, सब सामान तो रख लिया है ना। आदल के बोलने पर वो सब बाहर निकले थे और हया का दिल सलाल की शक्ल देखकर क्या लगाने को कर रहा था। आप लोग चले, मैं उनको लेकर आता हूँ। सलाल के बोलने पर आदल नौरीन को लेकर बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। हया, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, बहुत ही बदतमीज हो तुम। सलार से गुस्से से खा जाने वाली नजर से देख रहा था। ओ सलार, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं और जोया अपनी गाड़ी में आ जाएंगे और तुम और जरताशा तुम्हारी, पर अब मैं अपना इरादा बदलने वाली हूँ। वो जरीली सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सलार को तंग कर रही थी। हया, तुम तो मेरी सबसे प्यारी बहन हो ना, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करने वाली हो। सलार किस तरह से कहने पर हया ने आईब्रो उठाकर उसको देखा था। जरताशा, चलो जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। हया अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर जरताशा को आगे बैठाकर बोली थी, पर मुस्कुराते हुए देखकर सलाह को देख रही थी, जो अब गुस्से से उसे देख रहा था। ये लो मेरी गाड़ी की कीस। उससे उसकी गाड़ी की कीस छीन कर अपनी गाड़ी की कीस उसके हाथ में देकर उसकी गाड़ी में बैठ चुका था। उसे बाय बाय करते हुए गाड़ी को बाहर निकाल कर ले चुका था। हया पीछे से झटक कर सलाह की गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी और फिर वो और जोया उसकी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल गए थे। बोलने की आवाज उसे फ्रिया उठी थी और उसने बैठते हुए अपने इर्द गिर्द देखा, जहां पर पड़ी खुद से ही बड़बड़ाते हुए इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। क्या हुआ है पड़ी तुम्हें? फ्रिया ने अपना सर अपने हाथों में गिराकर बाप मुश्किल उससे पूछा था। तुम उठ गई हो? फ्रिया की आवाज सुनकर पड़ी उसके पास गई थी। यार, सुबह से तुम्हारी मामा और हया की बहुत दफा कॉल आ चुकी हैं, प्लीज उनसे एक दफा बात कर लो। अभी उनको इस बारे में मत बताओ, और दादा उनको सब बता देंगे, शायद वो परेशान हो रही हैं, इसलिए वो फोन कर रही हैं, हो सके तो बात कर लो, पर उनको इस बारे में ना बताना। पर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे समझाते हुए बोले थे। परी, क्या ये तुम्हारे ही लफ्ज हैं? परी, क्या ये तुम्हारे ही लफ्ज हैं? तुम कब से इतनी समझदार हो गई हो? प्रिया मुस्कुरा कर बोली थी। आहा, मैं भी इसकी बातें सुनकर यही सोच रहा था कि हमारी परी कब से इतनी समझदार वाली बातें करने लगी है। बाहर से आता हुआ आहद प्रिया से बोला था, और प्रिया ने उसको देखकर अपने लब बीचे थे। प्रिया प्लीज गुस्सा मत करना, मैं तुमको पहले भी अपनी बहन समझता था, पर अब तो तुम सच में मेरी बहन हो। उसके सर पर हाथ रखकर बोला था। आकब चाचू की सजा हमें तो मत दो, और वैसे ही तुम जितना मर्जी गुस्सा हो, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से, क्योंकि जीने के बाद अब तुम ही मेरी सकी बहन हो। आहद सीरियस बात करते हुए बाद में मजाक से बोलता हुआ प्रिया को हंसा गया था। ठीक है आहद लाला, मैं आपकी कुछ नहीं लाती ना, मैं ना मुंह बनाकर बोली थी। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, मैं कोई भी चुड़ैल बहन अफोर्ड नहीं करता था, इसलिए अब छुट्टी करे। उसे छेड़ते हुए बोलता उसकी नाक दबा गया था। लाला ऐसे मत किया करे, वह झुंझला कर बोली थी। इन दोनों की नोक जो उसे प्रिया मुस्कुरा दी थी। ये लो प्रिया फोन, तुम बात कर लो घर में, तब तक तुम्हारा नाश्ता लेकर आती हूँ। पर उसे फोन देकर हाथों खेचते हुए बाहर लेकर गई थी। चुड़ैल कहेंगी, ऐसे नाहन मारती है मुझे, हाथ छोड़ो। आज उसके खेचे जाने पर एक्टिंग करते हुए बोला था, और प्रिया इन दोनों को इस तरह जाता देखकर मुस्कुरा दी थी। फिर फोन को काफी देर हाथों में पकड़कर बैठी रही और फिर हिम्मत जमा करते हुए फोन किया था हया को। अस्सलाम वालेकुम। प्रिया हया के फोन उठाने पर बोली थी। वालेकुम सलाम। बहन, तुम तो शादी में जाकर हमें भूल ही गई हो। हया गाड़ी चलाते हुए मोबाइल को स्पीकर पर करके बोल रही थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस वैसे ही रात को तबीयत ठीक नहीं रहे थे। फरिया अपना सर बेड की पूछ से लगाते हुए आंखों को बंद करके बोली थी। क्यों, क्या हुआ, तबीयत को सब ठीक तो है ना? हया फिक्र मंदी से बोली थी। हाँ हाँ ठीक है, बस वैसे ही। मुझे छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, क्या कर रही हो, और मम्मा वगैरह भी सब ठीक है ना? प्रिया जहमी से मुस्कुरा के साथ खुद को संभाल कर बोली थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, और इस वक्त हम शिफ्ट हो रहे हैं आदिल अंकल के घर, और मैं गाड़ी चला रही हूँ क्योंकि हम सब वहीं पर जा रहे हैं। आदिल अंकल के घर? वो क्यों?
حیا کے بولنے پر پریا حیران کو بولتی ہے تم جب آؤ گی تو سب پتہ چل جائے گا، اس لیے اب بس سیدھا عادل انکل کے گھر ہی آنا۔ حیا گاڑی چلاتے ہوئے بولی تھی حیا کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ہے؟ پریا ہوچی سے بولتی ہے مجھے کیا پتا کہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ پریا حیا جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تھی حیا پلیز بتاؤ نا مجھے کہ کیا سچ میں؟ ماما نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کے بولی تھی جی سچ میں ماما نے عادل انکل سے نکاح کر لیا ہے اور کل ہی ہم وہاں سے اب عادل انکل کے گھر شفٹ ہو رہی ہیں، اور جب تم آؤ کی تو ایک اور بھی سرپرائز ہوگا تمہارے لیے۔ حیا مسکرا کر بولی تھی حیا میں خوش ہوں ماما کے لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا اپنے لیے۔ پریا سب سوچتے ہوئے مسکراتی چلو ٹھیک ہے تم آرام کو ڈرائیونگ کرو اور پھر فون کروں گی تمہیں۔ پریا سے مسکرا کر خدا حافظ بولتے ہوئے فون کو بند کر چکی تھی۔ وہ آنکھوں کو بند کی مسکرا رہی تھی، فون ابھی بھی ہاتھ میں تھا، تب بھی حاضر کمرے میں آیا، اسے اس طرح سے مسکراتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف دیکھی جا رہا تھا۔ کل ساری رات رونے کے بعد آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر حاضر کو خود کے اندر سکون محسوس ہوا تھا۔ حاضر لالا آپ کب آئے؟ پری کے بولنے پر پریا نے چونک کر حاضر کو دیکھا تھا تو دروازے کے پاس کھڑا پری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تب آیا جب بہاروں میں پھول کھل رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے پریا کی طرف دیکھ کر بولا تھا جس کے لب حاضر کو دیکھ کر سکڑ گئے تھے۔ ہاں 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 لالا آپ کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ناشتے کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے تھی کوئی بات نہیں پری بچے، جس کو سمجھانا تھا وہ سمجھ رہی ہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے پریا کو دیتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ لالا آپ بھی ناشتہ کھا لے اور پریا تم بھی فریش ہو کر ناشتہ کھا لو، اٹھ جاؤ اب یار۔ پری پریا کو کھینچ کر اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئے تو پری وہاں نہیں تھی۔ ادھر آ پریا۔ حاضر اسے آواز دے کر اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا اور پریا نے دھڑتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پھر سے اپنا سر جھکا کر اس کی طرف چلی گئی تھی، اسے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ادھر بیٹھ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا، پھر اس کی پلیٹ میں بریڈ رکھ کر چائے ڈال کر اس کے آگے رکھی۔ چلو شروع کرو اور یہ سب کچھ ختم کرو جلدی، اس کے آگے سے کرتے ہوئے بول کر خود اسے دیکھنے لگا تھا جو کامتے ہوئے ہاتھوں سے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ حاضر اسے ایسا دیکھ کر ٹیبل پر پڑے ہوئے سگریٹ کے پیکٹ میں سے سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ پلیز اس کو بند کر دے، میری سانس بند ہو جاتی ہے اس سے۔ پریا منہ بنا کر حاضر کے سگریٹ پینے پر بولی تھی اور حاضر نے مسکراتے ہوئے اٹھا تھا اور باہر بالکنی میں چلا گیا تھا۔ میرے لیے کیوں چھوڑ گئے ہیں اس حرافات کو؟ وہ منہ بنا کر بولتے ہوئے ناشتے کو پیچھے دھکیل کر چائے کے کپ کو لبوں سے لگاتے ہوئے تنزیہ سے مسکرا دی تھی۔ حاضر شاہ تم بھی عاقب شاہ کی طرح ہو، سب ایک جیسی ہو۔ اس نے بھی پہلے میری ماں سے پیار میں پڑھ کر شادی کی اور پھر بیٹیاں پیدا ہونے پر مارنا اور ذلیل کرا، پھر ایک دن سب کے سامنے رسوا کر کے چھوڑ دینا، اس خاندان کا مشکل ہے۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھی تھی اور پری کی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حاضر جب کمرے میں آیا تو اسے کمرے میں نہ پا کر مٹھیوں کو زور سے بند کرتے ہوئے دیوار پر مکہ مارا تھا، کیونکہ ناشتہ بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ غصے سے پری کے کمرے میں گیا تھا جہاں وہ اسے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ اچھا ہے پیک کر لو اور سب میرے روم میں شفٹ کرو۔ حاضر اس کے سر پر کھڑا ہو کر بولا تھا آپ کے روم میں شفٹ ہوتی ہے میری جوتی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اپنی سب چیزیں بیگ میں رکھ رہے تھے۔ گھر جانے کا نام آئندہ مت لینا، اب تمہیں یہیں پر رہنا ہے ہمیشہ۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ کیوں نہیں سن رہے آپ میری بات؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولے تھے کیونکہ تم میری بیوی ہو میری، اور اب تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے چاہے تمہارا دل ہو یا نہ ہو، اور اب تو تم سے اور بھی رشتہ نکل آیا ہے۔ اس کے چہرے پر آئی لیٹ کو پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا ہاں آج ہمارا ڈسپلن بھی ہے، اس لیے تھوڑی دیر تک بیوٹیشن آ جائے گی، تیار ہو جانا، کوئی ناٹک نہیں برداشت کر سکتا میں۔ خود کو تیار کر لو ہر چیز کے لیے، اس حویلی کی بیٹی ہو تم اور پورا حق رکھتے ہیں سب تم پر۔ دادا بات کر لیں گے تمہاری ماما سے، پر ہم آج سب کے سامنے اعلان کرنے والے ہیں ہمارے رشتے کے بارے میں، اس لیے کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ ماں اور بہنوں سے بھی ملنے نہ دوں میں تم کو، اس سے میری جان کوئی بھی غلط حرکت مت کرنا۔ اس کے گال تھپا کر بولا تھا۔ پریا سے آنسو کی وجہ سے زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا، وہ آنکھوں میں آئی ہوئی نمی بس اسے دیکھے جا رہے تھے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں اپنی ماما کے بغیر کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے بے ربط طریقے سے بولی تھی رشتہ تو بن چکا ہے، اب رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ پریا رو رو کر صرف تم خود کو ہلکان کاری ہو، رونے سے کچھ نہیں بدلنے والا، اس لیے چپ چاپ خود کو سنبھالیں آپ، سمجھی؟ اس کی آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولا تھا میں یہ رشتہ نہیں رکھوں گی، اگر میری ماما نہیں مانے گی تو میں توڑ دوں گی یہ رشتہ، اور آپ میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کریں گے۔ یہ رشتہ تو نہیں ٹوٹے گا، پر اگر تمہاری ماما نے اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی تو تمہارا اور ان کا رشتہ ضرور توڑ دوں گا میں، ساری زندگی نہیں ملنے دوں گا میں تم کو ان سے۔ وہ پریا کی بات سن کر غصے سے سخت لہجے میں اس کو بالوں سے پکڑ کر بولا تھا، پھر سے چھوڑتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تیار ہو جانا چپ چاپ، ورنہ میں خود آ کر تمہیں تیار کروں گا۔ اور حاضر شاہ کبھی دھمکی نہیں دیتا، جو کہتا ہے وہ سچ میں کر بھی دکھاتا ہے۔ وہ موڑے وغیرہ بولتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔
जिन्नी कब से उठी हुई थी और तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। तबरेज नींद से बेदार होकर जब बेड से नीचे उतरा तो जिन्नी की तरफ देखा, जो कि घुटनों में मुड़ी हुए सोफे पर बैठी हुई, उसकी कमर सिल्क के बालों से छुपी हुई थी। वो मुस्कुराकर उसको देखता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। दरवाजे की आवाज सुनकर जिन्नी ने सर उठाकर देखा तो दरवाजे को बंद देखकर फिर से चेहरे को झुका गए थे। थोड़ी देर बाद तबरेज टॉवल से बालों को साफ करते हुए बाहर आया था और जिन्नी को इसी हालत में देखकर बालों को साफ करके टॉवल को जिन्नी के ऊपर उछालते हुए खुद आईने की तरफ जाकर अपने बालों को कंघी करने लगा। जिन्नी अपने ऊपर टॉवल गिरने की वजह से जल्दी से डरकर सोफे के ऊपर से उठ गई थी और तबरेज को शीशे के सामने मुस्कुराता हुआ देखकर उसकी शरारत को समझ के गुस्से से टॉवल को उठाकर जमीन पर मारा और खुद फिर से सोफे पर बैठ गए थे। जिन्नी, इधर आ मेरे पास जल्दी। तबरेज अपने लहजे में कोई भी लचक लिए बगैर बोला था। जिन्नी उसे देखे बगैर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ी थी और उसने उसको खींच कर अपने सामने कर लिया था। खुद अलमारी की तरफ जाकर इसमें से कुछ लेकर आया था। जब जिन्नी की तरफ आया तो उसके हाथ में एक डिब्बी थी जिसमें एक चेन थी। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट है, अगर ये ना देता तो तुम मेरे गुनाहों की फुर्सत में एक और गुनाह शामिल कर देते, उसको चेन पहनाते हुए बोला था। फिर अपने लब उसके गल पर रखे थे। इतना तो मेरा भी हक बनता है ना, वो आईब्रो उठाकर बोलता, उसके माथे पर लब लग गया था। जिन्नी बस उसे देखे जा रही थी। क्या इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि तुम्हारी नजर नहीं हट रही मुझ पर से, उसके गाल से हिलाते हुए बोला था। जिन्नी बेटा। जिन्नी बिना बोले उसके हाथ को पीछे करते हुए बेड पर बैठ पड़ी हुई अपनी चादर को अपने कांधों पर उड़ाकर तबरेज का हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर जाने लगे। तबरेज के हाथों में से अपना हाथ निकालकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया था। ना चाहते हुए भी जिन्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जो तबरेज ने देखकर सुख का सांस लिया था। हेलो, इस वक्त किसको मौत पड़ गई है जो मुझे फोन करके मेरी नींद हराम कर दी है। हिबा जो दिन के 12 बजे तक सोई हुई थी, फोन की बेल पर उठते हुए झंझलाते हुए बोली थी। बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी और आंखों को अभी भी खोलने की जहमत नहीं की थी। ये कौन सा वक्त है सोने का मिस हिबा शाह? आपके माँ बाप ने आपको काफी ज्यादा बिका कर रखा हुआ है। जितनी जल्दी हो सके अपनी ये बुरी आदतें भूल जाएं तो अच्छा है, वरना आगे जब आप मेरे पास आएंगी तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर हिबा ने अपने लब बिजे थे। और हाँ, थोड़ी तमीज भी सीख लो, बल्कि थोड़ी नहीं पूरी तमीज सीखो, वरना वाजिब राना ने जब तुमको तमीज सिखाई ना तो तुम अपने होने पर रहोगे, क्योंकि वाजिब राना जितना अच्छा है ना उससे ज्यादा बुरा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने आप को बदलो। सुबह 6 बजे उठा करोगे तुम आइंदा, सुना तुमने? और घर के कामों में भी अपनी मामा का साथ दोगी, अच्छी लड़कियों की तरह। तुम्हारा रवैया होना चाहिए सबके साथ, वरना तुम समझ तो गई होगी ना। बाढ़ में जाओ तुम वाजिब राना, ये बात किसी के लिए नहीं बदल सकती। बेहतर है कि अपने लिए अपनी जैसी कोई लड़की ढूंढ लो, मेरा पीछा छोड़ दो, सुना तुमने? वो गुस्से से गुराते हुए बोली थी। हो तो तुम मुझसे भी बड़ी बदतमीज, पर मैं थोड़ी सी भी नहीं है। हो तो तुम मुझसे भी बड़ी, पर तमीज तुम्हें थोड़ी सी भी नहीं है। अब तुमको तो मैं सीधा करूंगा। वो गुस्से से बोलते हुए फोन को रख चुका था। दफा हो जाओ मेरी तरफ से, वो दिल में बोलते हुए फोन को उठाकर पीछे फेंकते हुए फिर से कमर में घुस गए थे। तो मिस शाह, जल्दी ही तुमको खुद राय रास्त पर लेकर आना होगा, बहुत ही बिगड़ी हुई हो तुम। अब ये तुम्हारी सारी अकड़ वाजिब राना ही उतारेगा, अकरीबी शहजादी, वो सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए बोला था। आज वलीमे का दिन था, इसलिए सबके कहने पर आज हाजिर और प्रिया का रिसेप्शन रख दिया गया था। हाजिर ने प्रिया की एक नहीं चलने दी थी और अब वो सबके बीच स्टेज पर सर को झुकाकर बैठी हुई थी। हाजिर अभी भी उसके पास से उठकर सब मर्दों के दरमियान गया था, तैयारी और खाने को देख रहा था। स्टेज पर एक तरफ सीनी और दूसरी तरफ प्रिया बैठी हुई थी। बड़े भी प्रिया के पास बैठी हुई थी और प्रिया से बातें करके उसको रिलैक्स फील करवा रहे थे। हाजिर शाह, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, मुझे ऐसे समय अकेला छोड़कर, वो खुद से सोचते हुए बोली थी। आंखों से बेएहतियारी आंसू निकल आया था। सामने खड़े हाजिर की नजर प्रिया पर ही थी, जो पिंक कलर की मैक्सी जिसमें सिल्वर कलर का काम था पहने, वलीमे की दुल्हन की मुनासब से किया हुआ मेकअप और हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। हाजिर को आज वो अपने दिल में पूरी तरह से काबज होती हुई महसूस हो रही थी। वो सबके बीच भी बार बार उसे देख रहा था, जिसने पूरे वक्त एक दफा भी अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाकर ना देखा था। लाला, आपने तो सच में अपना किया हुआ सच कर दिखाया। आपने तो तबरेज लाला का पूरा पूरा मुकाबला किया है। वैसे आहद उसके पीछे आकर बोला था। लाले की जान, तुझे ऐसे कैसे जाने देता अपनी शादी की बिरयानी खाए बिना? हाजिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था। हा 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 लाला, आप बहुत ही तेज निकले। पैसे बचाने के चक्कर में शादी कर ली, पर हमें आपके पैसों की बिरयानी अब किसी 5 स्टार होटल में ही खानी है, इसलिए अपनी जेब थोड़ी सी ढीली ही रखिएगा, वो कहकर लगाते हुए बोला था। लाले की जान, तेरा लाला इतना होशियार है, तू जहाँ कहेगा वहाँ खाना खिला दूंगा, हाजिर से मुस्कुरा कर बोला था। शुक्रिया लाला, फिर आप भी अब देखे, हम भी आपको खुशी को पूरी तरह से कैच करेंगे और भरपूर खर्चा होगा आपका। आहद बोलते हुए स्टेज की तरफ गया था, जहां पर पड़ी प्रिया और जिन्नी बैठी हुई थी। हाजिर की नजर
अभी भी प्रिया पार्ट थी जिसने पूरे वक्त में पहली दफा मुस्कुराकर आहत की तरफ देखा था। उसके मुस्कुराने से हाजिर के दिल ने एक बीट मिस की थी और वो भी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गया था। क्या सुनाया जा रहा है मेरी बहनों और बीवी को? हाजिर के बोलने पर प्रिया के मुस्कुराते हुए लब्स खुल गए थे। उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा था और फिर से नजरों का जाविया बदल लिया था। आपकी बहनें तो एक लफ्ज नहीं सुनती, अलबत्ता आपकी बीवी मेरी प्यारी सी बहन है, वह सिर्फ मेरी ही सुनेगी। आहत के मुस्कुराकर कहने पर प्रिया ने उसकी तरफ देखा था। आकब शायद दूर खड़े उसे देख रहे थे। वो एक दफा प्रिया के करीब आए थे पर उसका गुस्सा देखकर फिर से वापस चले गए थे। प्रिया, परी और हाजिर के साथ अंदर आए थे। सामने सोफे पर आकब शाह दादा सब बड़े बैठे हुए थे। प्रिया उन पर एक गलत नजर भी डाले बगैर आगे बढ़ने लगे थे। बेटा, एक दफा मेरी बात सुन लो, एक दफा मुझे मौका तो दो बात करने का। आकब शाह ने इल्तजाई लहजे में प्रिया से कहा था। पीछे खड़ा अंश और अली ने भी उनको देखा था, जिनकी अक्ल आज कहीं नहीं थी, जो हमेशा सबके पसंदीदा रहे थे। कोई भी उनको ऐसी हालत में नहीं देख पा रहा था। आकब शाह, आपकी वजह से जो मेरी बहन के साथ हुआ उसके तो मैं आपको अपनी नफरत के काबिल नहीं समझती, इसलिए दूर रहे मुझसे। सुना आपने? प्रिया उनको सती से बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हाँ, हम सबको आपसे इतनी नफरत है कि पूरी जिंदगी अब हमारे सामने एड़ियां भी रगड़ेंगे ना तो भी हम आपसे कोई भी आपको माफ नहीं करने वाला, क्योंकि आप बाप नहीं है, दरिंदे हो दरिंदे। जिसने हया का बचपन उसे छीन लिया, आपको तो याद भी नहीं होगा। मैं हमेशा से ठीक थी, आपको तो सच में याद नहीं रहा कि आप इस वक्त क्या कर चुकी हैं। आपकी वजह से जो उसके साथ हुआ, मैं यहाँ पर बता दूं सबको तो कोई थूके का भी नहीं आ पा। वो गुस्से से बोलती हुई सबको हैरान छोड़ते हुए वहां से ऊपर चली गई थी। सब उसे जाता हुआ देख रहे थे। अंश एक दफा हया के नाम से हैरान हुआ था पर फिर से सर झटक दिया था। हो सके तो प्लीज फिलहाल उसे इसके हाथ पर छोड़ दे। मैंने पता करवाया है सब, सुबह हम उसके घर जा रहे हैं। सब अब मतलब सब जाएंगे। हाजिर बोलते हुए ऊपर कमरे की तरफ चला गया था। बेटा, आज उनको हम याद आ रहे हैं? नहीं हूं मैं कोई भी उनका बेटा। प्रिया गुस्से से अपनी झोली उतारते हुए ऊंची ऊंची आवाज में खुद से ही बातें कर रहे थे और साथ में रो भी रहे थे। पता नहीं क्यों आ गई हूँ मैं यहाँ, ले जाए मुझे मामा यहाँ से। एक दफा यहाँ से चली जाऊं, कभी मुड़कर वापस नहीं आऊंगी। अब वो अपने सर पर लगी हुई पिन्नों को उतारते हुए खुद को दुपट्टे से आजाद करने की कोशिश कर रहे थे। हाजिर उसकी बातें सुनता गहरा सांस लेता अंदर रूम में आया था, क्योंकि उसे परी के रूम में नहीं जाने दिया गया था। इसलिए अब वो हाजिर के कमरे में खड़ी रोते हुए खुद से बातें करती, अपने सजे हुए रूप को शीशे में देखकर हर चीज को नोचते हुए खुद से दूर कर रही थी। क्या है, दूर रहे मुझसे। हाजिर को बिल्कुल अपने पीछे खड़ा देकर अटकते हुए बोली थी और हाजिर की नजरों का मफहूम समझकर प्रिया ने घबराते हुए उसे दूर होने की कोशिश की थी। जो हाजिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए नाकाम बना चुका था। क्या बोल रही थी तुम कि जान से जाओगी और फिर कभी मुड़कर वापस नहीं आओगी? वो आईब्रो उठाकर बोला था। हाँ, कभी नहीं रहूंगी आपके साथ और ना ही मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, मेरी मॉम के पास। वो गुस्से से खुद को बहादुर बनाकर बोले थे। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? वो एक हाथ से उसके कमर में डाले हुए दूसरा उसके बालों में दिए उसका चेहरा ऊपर करके बोला था। नहीं, आप नहीं जाने देंगे, पर मैं फिर भी चले जाऊंगी। उसके सीने पर हाथ रख कर उसे खुद से दूर करते हुए बोल रहे थे। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम खुद मुझसे दूर कभी नहीं जा पाओगी। उसके कान के करीब झुककर सरगोशी करते हुए बोलता उसके कान पर अपने लब रख कर बोला था। प्रिया को उसके छूने पर उसे भदक कर पीछे होने की कोशिश की थी, पर हाजिर की गिरफ्त मजबूत होने की वजह से उसकी कोशिश नाकाम हो गए थे। इतने से डर गई हो स्वीट हार्ट? उसके चेहरे पर आवे बालों को अपने हाथ से पीछे करते हुए उसे तंग कर रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी आज, मेरा दिल निकाल लेती तुम अपनी हर अदा से। तुम्हारा गुस्सा तो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। उसकी नाक को दबाते हुए बोला था। अकब चाचू की सजा तो मुझे मत दो फरिया, मैं इश्क करने लगा हूँ तुमसे। अल्लाह का हमें पूरी जिंदगी कोई एक बेटा भी ना देना, तब भी यह मोहब्बत कम नहीं होगी। और मुझे वैसे भी अल्लाह से सिर्फ 2 बेटियां ही चाहिए, तुम्हारी तरह की, बस। वो उसकी आंखों में देते हुए बोलता उसके अंदर का खौफ खत्म कर रहा था। प्रिया ने उसकी बातों से आंखों में नमी ली उसकी तरफ देखा था। हाजा ने उसे खुद के बिल्कुल करीब करके बारी बारी उसके दोनों आंखों पर अपने लब रख दिए थे। प्रिया ने नजर उठाकर उसको देखा था, जहां उसे उसकी आंखों में हमेशा की तरह अपने लिए मोहब्बत का समंदर दिखाई दिया था। हाजिर ना चाहते हुए भी आप में मुझे आकब शाह दिखाई देने लगता है। वो अपना सर उसके सीने पर रखकर बोली थी और आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे। मैं बहुत जल्दी सब डर खत्म कर दूंगा तुम्हारे। बहुत सी खुशियां मुंतजिर है प्रिया हमारी, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा एतबार चाहिए। मुझे एक दफा बस एतबार करके देख लो अपने चाहने वाले के, और अल्लाह के बाद मुझे अपना मददगार और तलबगार पाओगी। वो अपने लब उसके बालों पर डाकर बोला था। प्रिया उसको सीने में मुंह दिए खड़ी थी और हाजिर की बातों ने उसको अंदर तक सुकून दिया था। वह सुकून से आंखों को मोदे खड़े थे। जाओ शाबाश, चेंज कर लो, तुम्हारा ये रूप मुझे देखकर मेरा ईमान डगमगा रहा है। उसे खुद से दूर करते हुए ड्रेसिंग रूम में छोड़कर आया था और खुद को रिलैक्स करता जेब से सिगरेट लेकर बालकनी में चला गया था। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है तुमने,
صاحب نے، پریا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، خوشیاں اب منتظر ہوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔